वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधियट्री में। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस का कक्षा 10 का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत की विरासत। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है उनको लिखते जाइए। समाज विद्या या कोई भी विषय उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ें तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके नीचे अंडरलाइन करें और उसको नोटबुक में लिखें, तो आप उसको कभी जिंदगी भर नहीं भूलें। तो जैसे भारत देश है कि भारत को एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है। दुनिया में अभी जितनी भी संस्कृतियां बची हैं उसमें सबसे प्राचीन संस्कृति भारत देश की है। विष्णु पुराण जो ग्रंथ है उसमें भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। अब ये जो ग्रंथ है विष्णु पुराण, ये हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है। कई बार आप लोगों ने सुना, लोगों को कहते हो कि भारत तो कोई देश था ही नहीं, मुगलों ने आके, अंग्रेजों ने आके इसको एक देश बनाया। तो उनके लिए इसका ये जवाब है कि ये हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है, इसमें भारत देश का उल्लेख है। तो भारत हमेशा से महान संस्कृति वाला देश रहा। आज जिसे हम अफगानिस्तान कह रहे हैं, जहाँ तालिबानी आतंकवादियों ने आतंक मचा के रखा है, वो भी भारत का हिस्सा था। जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं वो देश हमारा वियतनाम, कंपूचिया, इन देशों तक हमारा देश फैला हुआ था। तो जो विष्णु पुराण में जो श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य मादृश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। ये एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे कि ये श्लोक आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये श्लोक किस पुराण में अथवा किस ग्रंथ में दिया गया है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसका अर्थ भी समझ लिए, अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित स्थल का नाम भारतवर्ष है और जिसकी संतान क्या है, भारतीय, अथवा जिन्हें भारतीय कहा जाता है। भारत में जो शुभ कार्य के पहले जो संकल्प लिए आते हैं उसमें ये शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त। ये भारत देश इन नामों से भी जाना जाता था। तो भारत देश जो है ये काफी समृद्ध देश रहा हमारा देश, और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी रहा। हमारे दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में है जैसे ये भारत देश है, सपोज ये है भारत देश, यहाँ है हिमालय, यहाँ पे पश्चिम में है अरब सागर, अरेबियन सी, नीचे है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो यानी कुल मिला के पूरी तरह से सुरक्षित संरक्षित देश रहा हमारा। और इसका जो समुद्री किनारा हमारा जो है 7,517 किलोमीटर लंबा है। ये भी याद रखना एमसीक्यू के लिए। भारत का जो समुद्री किनारा है 7,517 किलोमीटर लंबा है। तो इसका एडवांटेज ये हुआ कि हम लोगों ने व्यापार वाणिज्य हमारा विदेशों के साथ होते रहा, और व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग हम लोग थे। जैसे आज हम लोग नौकरी के पीछे दौड़ते, पहले ऐसा नहीं था। हम लोग व्यापार वाणिज्य करने वाली प्रजा थे, इसलिए हम लोग काफी समृद्ध थे। और इसी धन की और समृद्धि के कारण विदेशी लोग जो थे व्यापार करने के लिए भारत में आए, स्थायी भी हुए। और जब वो आए तो उसके कारण क्या हुआ कि उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति के बीच में आदान प्रदान हुआ, और उनको उनकी संस्कृति भी समृद्ध बनी, हमारी संस्कृति भी समृद्ध बनी। तो देखो, भारत का स्थान और विस्तार, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत स्थान विस्तार की दृष्टि से दुनिया में 7वें स्थान पर है, 7th प्लेस पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर। ये सभी फिगर डेटा आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर चाइना का है और दूसरा नंबर भारत का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है। अब देखिए वैविध्यपूर्ण विरासत। तो पहले यह शब्द समझिए, विरासत का मतलब क्या होता है। विरासत यानी वो भेंट जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। तो हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल के द्वारा जो कुछ निर्मित किया उसे, और हमको उसकी भेंट दी, उसे हम कहते हैं विरासत। भारत की जो विरासत है वैविध्यपूर्ण है। वैविध्यपूर्ण का भी मतलब समझिए, वैविध्यपूर्ण मतलब वेराइटी वाले, जिसमें
भिन्नता देखने को मिलती है। तो भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक, शांतिप्रिय और व्यापारी रही है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हमारा समुद्री किनारा लंबा रहा, इसी कारण हम लोग व्यापार करने में मानते थे और हमने व्यापार में काफी समृद्ध रहे। भारत की संस्कृति सत्य, चित्त और आनंद की अनुभूति कराती है। ये याद रखिएगा, हमसे ग्रुप में पूछते हैं कि भारत की संस्कृति किसकी अनुभूति कराती है? सत्य, चित्त, आनंद, सच्चिदानंद। फिर यहाँ पे अलग अलग प्रजाएं आकर के बसी, वो व्यापार करने के लिए आए थे, कुछ लूटने के लिए आए। तुर्क, मुगल जैसे जो लुटेरे थे, डकैत थे, वो भारत को लूटने भी आए। तो उनकी संस्कृति का भी हमारे देश पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। एक सिंधु घाटी की संस्कृति, इसके बारे में आगे की तीसरे लेसन में डीपली सीखेंगे। तो सिंधु घाटी संस्कृति के लोगों से लेके आज तक के लोगों को ने अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल द्वारा जो है उसको समृद्ध बनाया है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, विदुषी थे, चिंतक थे, कलाकार थे, कारीगर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, इन लोगों ने अपने चिंतन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। उनके धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा, रीति रिवाज आदि भारत को मिले। जो प्राचीन जो चिंतक, विदूषक, कलाकार थे, इन्होंने जो भी कुछ नया बनाया उसका लाभ भारत देश को मिला। और भारत की संस्कृति कैसी हुई? रंग बिरंगी, यानी इंद्रधनुष की तरह भारत की संस्कृति जो थी एक महान संस्कृति बनी। संस्कृति का मतलब क्या? संस्कृति को वो बोलते हैं इंग्लिश में कल्चर, बराबर। तो संस्कृत तो भाषा है, ये याद रखिएगा। संस्कृति यानी कल्चर, यानी कि वे ऑफ लाइफ। संस्कृति यानी गुफा से लेके घर तक की विकास यात्रा। तो पहले क्या था कि मनुष्य गुफा में रहता था, आदिम जीवन जीता था आदम काल में। उसके बाद उसने अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग किया, अपने जीवन में बदलाव लाए। तो उसके कारण जो जीवन में बदलाव आया, उसकी वे ऑफ थिंकिंग में जो बदलाव आया, उसे हम कहते हैं संस्कृति, यानी कि जीवन जीने की कला। अलग अलग वातावरण और लोक धारणा के अनुसार लोगों का जो जीवन है वो अलग अलग होता है। लोगों का आदतें, मूल्य, आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सब अलग होता है। इसे हम कहते हैं संस्कृति, यानी कि हमारी जो आदतें हैं, मूल्य, आचार विचार, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन, ये जीवन को उच्चतम आदेश की ओर ले जाने वाले जो मूल्य है उनको हम कहते हैं संस्कृति। क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको खास तैयार कर लेना आप लोग। और आंसर जब भी लिखो आप पॉइंट डाल के लिखोगे। भारतीय संस्कृति की विरासत। तो विरासत यानी हमारे पूर्वजों से जो भी हमको अमूल्य भेंट प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विरासत। ये डेफिनेशन याद रखना 1 मार्क्स में। तो भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। आप जो हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं उसमें पढ़ा होगा, मुझे अपने देश से प्यार है और उसकी समृद्ध तथा बहुविध परंपरा पर गर्व है। ये लाइन सुनी होगी आपने। तो ऐसा कहते हैं समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों को देन ऐसा कहा जाता है। तो जो भारतीय संस्कृति है इसने भारत के लोगों को तो जीवन को समृद्ध बनाया है, पूरी दुनिया को प्रकाशित किया है। धीरे धीरे सभी लोग जो हैं भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नो डाउट कुछ हैं आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो भी सुलझे हुए लोग हैं जो अपने ज्ञान का, अपने अंतरात्मा का उपयोग करते हुए जानते हैं कि हिंदू संस्कृति जो है वही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और देर से देर सब उसी ओर आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि इस्कॉन का धीरे धीरे प्रचार हो रहा है, भगवान कृष्ण की जो भक्ति उसका प्रचार हो रहा है, लोग धीरे धीरे कृष्णमय होते जा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति की विरासत है जो हमें सत्य, चित्त और आनंद की अनुभूति कराती है। तो भारतीय संस्कृति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, विरासत को, सॉरी, भारत की प्राकृतिक विरासत और भारत की सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक यानी जो हमें प्रकृति से मिलती है, सांस्कृतिक यानी जो हमने अपने ज्ञान विज्ञान और कला से निर्मित किया है वो। अब देखते हैं प्राकृतिक विरासत। प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के
जो निकटतम संबंध होते हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक विरासत। यानी कि प्राकृतिक विरासत यानी प्रकृति से मिली हुई अमूल्य भेंट। तो भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है। भारत में आप देखिए कि भारत भ्रमण करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की जमीन देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां मैदानी उत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र भारत है, वो मैदानी इलाका है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। इतनी उपजाऊ जमीन कि वहां पे आप लोहा फेंक दो तो वहां पे AK-47 होगा, इतनी उपजाऊ जमीन है। फिर आप उससे थोड़ा नीचे आएंगे राजस्थान, जहाँ रेगिस्तानी प्रदेश है, जहाँ बाजरा मक्का जैसी फसलें हो सकती हैं। फिर आप महाराष्ट्र की ओर जाते हो तो पठारी प्रदेश बन जाता है, और उत्तर में जाएंगे तो हिमालय आता है। दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ अलग तरह की जलवायु होती है, जहाँ मसालों की खेती की जाती है। तो कुल मिला के एक ही भारत देश में आपको पूरी दुनिया भर की जलवायु का एक ही समय पे अनुभव आप कर सकते हो। तो भारत की जो प्राकृतिक विरासत है उसमें ऊंचे पर्वत, नदियां, झरने, सागर, लंबा समुद्री तट, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान, ये सब का समावेश होता है। इतना ही नहीं, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, ऋतु, पशु पक्षी, प्राणी, ये सब जो है ये सब हमारी प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है। और हम सभी प्रकृति की संतान हैं। इस प्रकृति पर हम सबका समान अधिकार है। ये प्रकृति जो है ये हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु, निवास की व्यवस्था करती है। हमारा पूरा जीवन जो है प्रकृति पर आधारित है। इसी कारण है कि हम लोग वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत देश जो है, हमारे देश में नदियों की, वृक्षों की पूजा की जाती है। वो जो कृतज्ञता का भाव है वो प्रकट करने की व्यवस्था है कि जो वृक्ष है जो हमें हर साल लाखों रुपए का ऑक्सीजन देते हैं, जो गाय है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, सभी पशु, तो उनके प्रति जो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। ये मात्र आपको भारत देश में ही देखने को मिलेगा। इतना नहीं, ये हमारे जो ग्रंथ वगैरह है उनमें भी इनका उल्लेख देखने, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, और बौद्ध धर्म में जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने अलग अलग जीवन में कैसा जीवन जिया वो जातक कथाओं में बताया गया है। तो ये जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाओं में प्राणियों का उल्लेख किया गया है। पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। एक राजा था, उसके जो राजकुमार थे उनको सिखाने के लिए उन्होंने पंचतंत्र की रचना करके उनको ज्ञान दिया था। तो उसी क्या वही है कथा है का संग्रह है, वो है पंचतंत्र। तो इसमें सारी कथाओं में आपको प्राणी, विभिन्न जीव जंतु देखने को मिलते हैं। हमारे गीत, त्योहार, कविता, चित्र, ये प्रकृति और विश्व चक्र पर आधारित है। और इसके अलावा 2 चिकित्सा पद्धति, निसर्गोपचार, आयुर्वेद, ये पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। पूछा जाता है बोर्ड में कि कौन सी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद और यूनानी 3 पद्धतियां ये प्रकृति पर आधारित। इसमें क्या होता है, वनस्पति की जड़, मूल, कंद, ये सब का उपयोग करते हैं दवाओं को बनाने में। भूदृश्य से इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्केप। तो भूमि आकारों द्वारा अनेक दृश्यों का सर्जन होता है जिसे हम भूदृश्य कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी, शिखर बर्फ से घिरे रहते हैं। जिसमें ऐसी नदियां बहती हिमालय में जो 12 महीने पानी से भरी रहती हैं। ऐसा आपको मात्र हिमालय में ही देखने को मिलेगा। तराई के जंगल भी यहाँ पर स्थित है भारत में, हिमालय की तलहटी में। और हिमालय में जो यात्रा धाम उनके नाम याद रखे पूछे जाते हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये जो यात्रा धाम है जो हिमालय में स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी शिखर जो है वो भी हिमालय के अंदर ही स्थित है। तो जो हिमालय है ये भारत के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। नदी तो प्राचीन काल से नदियां प्राकृतिक जलमार्ग के रूप में उगी रही। नाव बना के लोग एक यात्रा करने के लिए नदियों का उपयोग करते थे। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जैसे सिंधु नदी तो विलीन हो चुकी है,
ये जो नदियां थी, इन्होंने भारतीय लोक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नदियों को हम लोक माता कहते हैं क्योंकि हमको पीने का पानी नदियों से मिलता है, अन्य कामों के लिए उपयोगी पानी हमको नदियों से मिलता है, नदी के जल से सिंचाई होती है, बिजली भी हमको नदियों से मिलती है, खेती, जलमार्ग, ये सब के लिए हमको नदियों पर आधारित रहना पड़ता है। इसलिए हम नदियों को कहते हैं लोक माता। प्राचीन समय में भी मिट्टी के बर्तन बनाने में, मकान, लिपाई पुताई आदि के लिए हमको नदियों पर आधारित रहना पड़ता था। नदियों की मिट्टी से ही बर्तन बनाते थे, नदियों की मिट्टी से ही मकान बनाते थे, नदियों के जल से सिंचाई करते थे। इसलिए नदियों को कहा जाता था लोक माता। ये सब पूछा जाता है, प्रश्न आपसे पूछेंगे कि प्राचीन काल में नदियों को लोक माता क्यों कहते थे, तो आपको ये सब चीजें लिखनी होगी। फिर अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के उषा और संध्या के विविध भूदृश्यों तथा भरपूर सौंदर्य कला की समझ और कला के विकास भी संस्कृति से विरासत में मिला है। जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो मनोरम्य दृश्य बनता है। वनस्पति जीवन, तो भारतीय प्रजा है आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी रही है। इसका कारण क्या रहा? जैसा मैंने आप लोगों से बताया कि हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, जिसमें विशेषतः पीपल, तुलसी, ये जो वृक्ष हैं इनकी हम बहुत पूजा करते हैं, ये तो बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं। तो वो एक कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का तरीका है वृक्षों के प्रति, जो अपना सब कुछ हमें सौंप देते हैं। तो मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए हमको वनस्पति पर आधारित रहना। भारत में बरगद, पीपल, तुलसी, इनकी पूजा धूप दीप द्वारा की जाती है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें बरगद की पूजा करते हैं। तुलसी के जो बिरवा होता है उसकी सुबह शाम पूजा की जाती है। पीपल की पूजा करते हैं, ये वृक्ष पूजनीय माने जाते हैं। पीपल की क्यों पूजा करते हैं? पीपल ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन देता है, ये एकमात्र वृक्ष है, इसलिए इसको पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तिलहन के लिए पौधों और वनस्पतियों के लिए भी, औषधियों के लिए भी हमको वनस्पतियों पर आधारित रहना पड़ता है। जो हरड़े है, बहेड़ा है, आंवला, घी कुंवर, अड़ूसी, नीम आदि वनस्पतियों का हम औषधियों में उपयोग करते हैं। दूसरी ओर मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही, ये पुष्प हैं जो हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाते हैं। इस तरह से भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन पर वनस्पतियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो यहाँ पे कई प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला तो ये पूछेंगे कि भारत में किन किन वृक्षों की पूजा की जाती है, अथवा वट की पूजा कब की जाती है, बरगद की पूजा कब की जाती है, भारतीय वनों में से कौन कौन सी औषधियां मिलती हैं, कौन कौन से पुष्प मिलते हैं। मीन टू से कि आपको सब डिटेल दिमाग में तैयार रखनी है। तो दोस्तों यहाँ हम पहला पार्ट पूरा कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी नाइस डे। उसको बुला, रोहित, राहुल को। नीचे
ये पूरा हो गया उससे बात। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, बंद करना।